Now, understand doctrine of lapse, doctrine of doctrine of eclipse. इसको समझते हैं. देखिए, आर्टिकल 13 का फर्स्ट क्लॉज हम समझने की कोशिश करते हैं. दैट सेज all the laws enforced in India immediately before the commencement of constitution. बिफोर द कमेंसमेंट है मतलब आपका कॉन्स्टिट्यूशन अभी इनैक्ट नहीं हुआ है. ठीक, तो अगर ऐसा कोई भी लॉ इंडिया में है बिफोर, दे शैल बी नल एंड वॉइड इफ दे वॉयलेट वन और मोर प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3. पार्ट 3 क्या है? फंडामेंटल राइट्स का, राइट. तो अगर कोई किसी भी तरह कॉन्स्टिट्यूशन से पहले का कोई भी लॉ हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो भी वो नल एंड वॉइड होगा. ठीक, अब देखिए इसको समझना कैसे. एक्लिप्स क्या होता है? हम क्या देखते हैं? सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, है ना. एक्लिप्स के केस में हम क्या देखते हैं? सन, अर्थ एंड मून, द थ्री कम इन अ स्ट्रेट लाइन, और शैडो इस तरह रहती है कि एक छुप जाता है ना. यही एक्लिप्स का जो साइंस का आइडिया है वो यही होता है. तो जैसे लूनर एक्लिप्स की बात करेंगे तो मून इज नॉट विजिबल, हाइडिंग बिहाइंड द अर्थ, अर्थ के पीछे छुप गया. उसी तरह से समझिए कि दो लॉ हैं. एक लॉ है फंडामेंटल राइट, वो भी लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है. और एक दूसरा लॉ है जो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले एग्जिस्ट करता था. ठीक है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के पहले एग्जिस्ट करता था, प्रेस एक्ट आया था कि कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोलेगा तो उसको उठा के जेल में डाल देंगे. अब ये आया था एक्ट, तब तक कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं बना था, है ना. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो उसने आपको दिया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. अब मीडिया को मिल गया स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमें एक्सप्रेस करना है, हमको लिखेंगे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी लिखेंगे, ऑपोजिशन के भी, जो हमारा मन करेगा हम लिखेंगे, हमारा फंडामेंटल राइट है. अब क्या करें, है ना. इस क्लैश को खत्म करने के लिए कि अगर दो लॉ हैं और दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी हैं तो हम क्या देखते हैं, उन दोनों लॉज में जो लॉ ज्यादा इम्पोर्टेंट है वी विल कीप इट, और जो दूसरा लॉ है हम उसको ये नहीं है कि वहां से उखाड़ फेंक दिया, हटाओ इसे, डिलीट करो. हमने समझ लिया कि इस केस में जब दो लॉज का कॉन्ट्रडिक्शन होता है एंड वन इज सुप्रीम एंड वन इज मोर इम्पोर्टेंट, द अदर बिकम्स डोरमेंट. वो छुप जाता है, वो थोड़ा पीछे खिसक जाता है, वो अपनी इम्पोर्टेंस को थोड़ा कम कर लेता है. एक्लिप्स का मतलब यही होता है, जब तीनों एक लाइन में हैं तो मून छिप गया, छुप गया, राइट. सो दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स. ठीक, अब देखना, भीकाजी नारायण केस था 1955 में जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स को यूज किया और कहा such a pre-constitutional law remains dormant and not dead. Mind you, dead नहीं है कि वो हमेशा अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड रहेगा, नहीं भाई, ऐसा नहीं है. ठीक है, पर अगर क्लैश फंडामेंटल राइट से है तो वो कुछ टाइम के लिए डोरमेंट हो जाएगा, और जब ये क्लैश खत्म हो जाएगा देन इट कैन बी रिवाइव्ड अगेन if any amendment to the law removes the clash between the law and the fundamental right. So this law comes under the shadow of fundamental rights and remains eclipsed till the time the conflict is removed. समझ आया? एक्सक्यूज मी मैम. Yes. मैम ये जो आपने आर्टिकल 13 बताया था और जो आर्टिकल 13 डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स है, मैम इन दोनों में फिर डिफरेंस क्या हुआ? दोनों तो एक ही चीज बता रहे हैं. नहीं है, डिफरेंस नहीं है, वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है. डिफरेंस तो है ही नहीं, मैंने कब बोला कि अलग है, मैं तो बता ही रही हूँ कि इसी आर्टिकल को एक्सप्लेन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये डॉक्ट्रिन, ये तरीका दिया, ये एक्सप्लेनेशन दी. उन मेथड्स के नाम है, जैसे केशव नंदा भारती केस में उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दी उसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर.
उसी तरह जब आर्टिकल 13 को पढ़ते हैं तो हमें ये डॉक्ट्रिन, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए which doctrine corroborates or explains the idea of article 13, तो अगर ये टर्म के नाम से पढ़ा नहीं होगा तो टिक नहीं कर पाओगे ना। अब समझ आ गया कि एक्लिप्स का मतलब क्या है? यस मैम। एक्लिप्स का हिंदी में तो मुझे भी नहीं पता, ग्रहण ही होता होगा, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। एक्लिप्स का मतलब ग्रहण होता है, राइट? सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स, सो दैट इज ग्रहण। तो एक लॉ एक्टिव रहेगा और दूसरे लॉ को ग्रहण लग जाएगा, थोड़े टाइम के लिए वो छुप जाएगा। फाइन दर्शिका? ऑल राइट। Then, in the Deepchand case 1959, Supreme Court held that the doctrine of eclipse can be made applicable only to the pre-constitutional laws, and post-constitutional laws cannot be revived as they are void ab initio. Very beautiful statement and very logical enough to understand. अब देखिए, जो क्लैश है वो क्लैश प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज में ही तो हो सकता है, क्योंकि प्री कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले जो लॉ थे तब नहीं पता था कि फंडामेंटल राइट्स क्या क्या बनेंगे। तो हो सकता है कि फंडामेंटल राइट्स जब लिस्ट हुए तो उनके बीच में क्लैश था, लेकिन जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया तब तो उसमें लिखा है ना कि फंडामेंटल राइट्स क्या क्या हैं। तो अब तो आप ये गलती नहीं करोगे कि जब पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब जब से आपका कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हो गया है उसके बाद तो आप कोई ऐसा लॉ नहीं बनाओगे ना जो फंडामेंटल राइट को क्लैश करे। मेकिंग सेंस और नॉट? तो यही बात बोल रहा है दीपचंद केस में कि जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं वो तो एब इनिशियो, इनिशियल वर्ड दिख रहा होगा, वो तो शुरू से ही ध्यान रखेंगे इस बात का। तो ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के लिए नहीं है। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ही नल एंड वॉइड रहेंगे अगर पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ बनाती है तो, राइट? So they do not get protection under the doctrine of eclipse. However, in the Ambika Mill case 1974, the Supreme Court overruled its earlier judgment and held that doctrine of eclipse can be applied to a post-constitutional law also. तो देखना आर्टिकल 13 का जो सेकंड पार्ट है, जो सेकंड क्लॉज है, वो क्या बोल रहा है? Post constitutional laws violating one or more provisions of fundamental rights shall be null and void. तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर फाइनली क्या बोल दिया कि हम एक बात क्लियरली बता देते हैं कि जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं ये हैं एकदम sacrosanct. Do we understand the meaning of the word sacrosanct? Something that cannot be trespassed, that cannot be compromised, that has to be respected. So Supreme Court very clearly said that whether it is pre-constitutional, post-constitutional, in any manner, if the fundamental rights of the citizens are being violated, then in the clash, whatever the law is, that shall be null and void. So that was clearly said, right?